हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन का ये हमारा 27वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने काकतीय वंश के बारे में अपना डिस्कशन कंप्लीट किया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि आधुनिक इतिहास की नींव भी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से ही संबंधित है। खास करके मध्यकालीन इतिहास में कुछ वंश ऐसे हुए हैं जहां से हम अपने आधुनिक इतिहास को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक है हमारा कलचुरी वंश और एक है आपका काकतीय वंश। कलचुरी वंश में दो वंश के बारे में आपको पता है, दो शाखा के बारे में आपको पता है, रतनपुर और रायपुर शाखा। रतनपुर में प्रथम व्यक्ति थे रघुनाथ सिंह और अंतिम व्यक्ति थे मोहन सिंह। रायपुर शाखा में अमर सिंह और शिवराज सिंह। ये जो अंतिम व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, इन्होंने किसी न किसी वजह से मराठों की सत्ता स्वीकार कर ली है या मराठों ने इनको हरा दिया है। और इस प्रकार जो कलचुरी शासन था वहाँ पे मराठों का शासन अप्रत्यक्ष रूप में स्थापित हो गया है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि मराठों ने अभी यहाँ पर अपने स्वयं के राजाओं की नियुक्ति नहीं की है, बल्कि जो राजा यहाँ पे ऑलरेडी कार्यरत थे उन्हीं को ही उनको हरा करके और उनके बाद उसी राजा को सत्ता वापस सौंप दिया, सिर्फ उनसे टैक्स वसूलते रहे। ठीक, इस प्रकार के शासन को हम कह रहे हैं अप्रत्यक्ष शासन। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हमको सबसे पहले मराठा शासन के बारे में पढ़ना होता है और मराठा शासन भी छत्तीसगढ़ में कई लेयर्स में बटी हुई है। ठीक है, इनकी एक एक करके हम चर्चा करते चले जाएंगे। सबसे पहला जो फेज़ है इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष मराठा शासन। प्रश्न पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था, फिर सूबा शासन कब से कब तक था, फिर जिलेदारी व्यवस्था कब से कब तक थी, प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कब आया, फिर अंग्रेजों को शासन कब सौंपा। तो ये जो कई फेजेज हैं आधुनिक इतिहास में, सभी के बारे में प्रश्न पूछे हुए हैं। हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। अभी आपको ध्यान किए रखना है, पहला फेज़ है अप्रत्यक्ष मराठा शासन का। मतलब यहाँ के जो लोकल राजा हैं उन्हीं के ही नाम से शासन किया जाएगा, लेकिन अब वो जो राजा हैं वो कोई युद्ध हार चुके हैं या किसी प्रकार की संधि कर चुके हैं और अब वो मराठों के अधीन रहकर शासन कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में प्रत्यक्ष मराठा शासन शुरू होता है 1758 से लेकर के 1787 तक। आपने ये देखा था कि जो कलचुरी वंश था इसके रतनपुर और रायपुर शाखा दोनों ही अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत 1741 से लेकर के 58 तक कार्य किए हैं। इसके बाद में वहाँ पे किसी मराठा शासक या मराठा प्रतिनिधि को नियुक्त कर दिया गया। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है प्रत्यक्ष मराठा शासन। अब यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, कौन कब राजा बना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं और सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे यह है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बिम्बाजी भोंसले को यहाँ पर सत्ता प्राप्त हुई है और 1758 से इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन शुरू किया है। इनका एक फैमिली ट्री भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे जो महाराष्ट्र में या वर्तमान जो उस समय जो तात्कालिक मराठा क्षेत्र था वहाँ पे एक राजा थे रघुजी भोंसले। इनके पुत्र हुए जानोजी, साबाजी, मुघोजी, मोधोजी और बिम्बाजी। ठीक, इसमें से बिम्बाजी जो हैं, बिम्बाजी भोंसले जो हैं, इनको छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। बाकियों के बारे में हम भी चर्चा नहीं कर रहे हैं।
इनके बारे में चर्चा करने की शायद आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बिंबा जी से हम अपनी स्टोरी शुरू कर रहे हैं। बिंबा जी के बाद हालांकि हमको रघु जी तृतीय, चिम्मन जी, व्यमको जी, अप्पा जी भोंसले, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। पर हमारा इस स्टोरी की शुरुआत होती है सिर्फ यहाँ पे बिंबा जी भोंसले से। बिंबा जी भोंसले को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राप्त हुआ और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन का पहला शासक अगर पूछा जाए तो नाम होगा बिंबा जी भोंसले का। ठीक, अब बिंबा जी भोंसले के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं इनको देखते हैं। पर फिलहाल जो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इनको देख लीजिएगा कि असल में इनका आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन या सिर्फ मराठा शासन के अंतर्गत कुछ प्रमुख राजाओं के नाम दिए गए हैं, इनको आपको क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले शासन रहा बिंबा जी भोंसले का, फिर आए चिमना जी भोंसले, फिर आए व्यमको जी भोंसले, फिर परसोन जी भोंसले और फिर अप्पा साहेब या अप्पा जी भोंसले। इन सभी ने यहाँ पर एक एक करके शासन किया। क्रम याद रखना है, बस यही प्रश्न पूछा गया था। या इनमें से किसने छत्तीसगढ़ पर शासन किया है या नहीं किया है, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगला है बिंबा जी भोंसले के बारे में। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें तो सबसे पहले इनका शासनकाल ही पूछ लिया है। एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, कब से कब तक शासन किए हैं। 1758 से लेकर के 1787 तक इनका शासन रहा। एक प्रश्न थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करके या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से लैंग्वेज यूज़ करके एक प्रश्न पूछा है, छत्तीसगढ़ का उपभवन किस राजा के द्वारा किया गया और कब किया गया। अब ये उपभवन का मतलब आपको पता हो या ना हो, अगर आप इसको गैस करना चाहें वहाँ पर बैठ के तो शायद ये आपको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो उपभवन क्या है? उपभवन का मतलब है यहाँ पे कि किसने इस क्षेत्र पे अपना पहला शासन सबसे पहला शुरू किया है, या किसको अपना सेकंड निवास बनाया था। तो बिंबा जी भोंसले वैसे नागपुर से संबंधित थे, लेकिन इनका सेकंड हाउस या सेकंड घर इन्होंने अपना बनाया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ का उपभवन शुरू हुआ है 1758 में बिंबा जी भोंसले के द्वारा, और इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कहा जाएगा। प्रशासनिक नीतियों के बारे में अगर कोई प्रश्न पूछा गया है तो एक प्रश्न था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट ये दिया गया था कि बिंबा जी भोंसले छत्तीसगढ़ से लगान वसूल करता था और इसका कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बिंबा जी भोंसले ने यहाँ पर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करना शुरू किया और यह लगान का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। यह निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र था, स्वायत्त था। ठीक है, इनको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था। इन्होंने अपना राजधानी बनाया था रतनपुर में, और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में मराठों की पहली राजधानी कौन सी थी? रतनपुर में। कब बनाया गया था? 1758 में। भाई 1758 से ही बिंबा जी ने शासन शुरू किया है और इसी वर्ष में रतनपुर को पहला राजधानी बनाया गया है। अगला है स्थापत्य के बारे में। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है स्थापत्य से राम टेकरी मंदिर के बारे में। राम टेकरी मंदिर जो कि रतनपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया है? बिंबा जी भोंसले ने। बिंबा जी भोंसले के कुछ अन्य जो निर्माण कार्य हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो खंडोबा मंदिर जो कि रतनपुर में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि रतनपुर में है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली अगर कोई प्रश्न पूछा गया है कि फला मंदिर किस राजा ने बनवाया था तो वो राम टेकरी मंदिर के बारे में पूछा गया है। राम टेकरी मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया है, ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा है। बाकियों के नाम भी आप चाहें तो एक बार पढ़ेंगे, खास करके लक्ष्मी नारायण मंदिर रतनपुर, खंडोबा मंदिर रतनपुर। ठीक, इसके अलावा इन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया है। जीर्णोद्धार का मतलब मैं बता चुका हूँ, कोई स्थापत्य या कोई भवन अगर टूट फूट गया है, कमज़ोर हो रहा है, उसमें रिनोवेशन का काम करवाना, उसको दोबारा उसकी मरम्मत करवा देना, इसको कहा जाता है जीर्णोद्धार। तो इन्होंने रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया है, जिसको कि निर्माण करवाया था बलभद्र दास ने। ठीक है, ये प्रश्न भी सीधा पूछा गया है। अगला है इनके कुछ प्रशासनिक निर्णयों के बारे में। प्रशासनिक निर्णय ये थे कि इन्होंने रायपुर और रतनपुर क्षेत्र जो कि पहले कलचुरियों के समय अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता था, रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरी,
तो उसको पूरा एक कर लिया इन्होंने, मतलब इन्होंने प्रशासनिक एकीकरण किया, मतलब सत्ता का केंद्र एक कर दिया। साथ ही रतनपुर में न्यायालय की स्थापना किया। राजनांदगांव और खुज्जी, इन दो स्थानों को दो जमींदारी के रूप में प्रारंभ किया। अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है परगना पद्धति के बारे में। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो बिंबाजी भोसले। ठीक है, असल में इस पूरी व्यवस्था का शुरुआत किया है विट्ठलराव दिनकर ने। विट्ठलराव दिनकर कौन है, इनके बारे में हमको आगे चर्चा करने को मिलेगा, लेकिन परगना पद्धति लागू करने वाले राजा के बारे में अगर पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले। साथ ही एक और तथ्य जो कि पूछा गया है परीक्षाओं में, मोहम्मद खान तारान। मोहम्मद खान तारान को इन्होंने उनकी सैन्य सेवा के बदले कुछ क्षेत्र दिए थे। ये प्रश्न पूछा गया है कि मोहम्मद खान तारान को कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे या इनमें से कौन क्षेत्र शामिल नहीं था। तो इस व्यक्ति को सैन्य सेवा प्रोवाइड करने के बदले में कौन कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर और किकरदा। ये 5 क्षेत्र हैं जो कि किसको प्राप्त हुए थे, मोहम्मद खान तारान को। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो सारे प्रश्न डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक, अगला है इनकी मृत्यु के बारे में। बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है 7 दिसंबर 1787 को, और इनकी मृत्यु के बाद में शासन का बागडोर संभालती है इनकी एक पत्नी। इनकी 3 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम है आनंदीबाई, एक का नाम है उमाबाई और तीसरे का नाम है रमाबाई। उमाबाई और रमाबाई, इनको शासन में इंटरेस्ट नहीं था। उमाबाई ने अपने पति की चिता में ही कह सकते हैं अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर इन्होंने सती हो गया था, मतलब स्वयं को कह सकते हैं कि अग्नि के हवाले कर दिया था। ठीक, और जो तीसरी पत्नी है रमाबाई, ये पति के वियोग में दुनियादारी छोड़ करके और संन्यास ग्रहण कर ली थी, वन में चली गई थी। तो बची कौन, आनंदीबाई। आनंदीबाई ने 1787 मतलब उनकी मृत्यु के बाद से ही शासन संभाल लिया। 1787 से लेकर के 1801 तक इन्होंने शासन की पूरी बागडोर स्वयं संभाला है। ठीक, इसके अलावा आनंदीबाई ने ही जो सूबेदार थे, सूबेदार कौन थे, अब इसके बारे में चर्चा करने को मिलेगा। असल में इस पूरे क्षेत्र में जो राजा है उसका सूबा, राजा क्या करता था, अपने पूरे क्षेत्र को कई भागों में बांटता था। उन क्षेत्रों को सूबा नाम दिया जाता था, उस क्षेत्र को सूबा कहा जाता था, और उस क्षेत्र को संभालने वाला व्यक्ति सूबेदार कहलाता था। तो यहाँ पे आनंदीबाई और इस क्षेत्र के जो सूबेदार थे महिपत राव, इनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। आनंदीबाई ने अपना एक सेना प्रमुख नियुक्त किया था, इसका नाम था चिमना बापू। ठीक है, चिमना बापू को रतनपुर का सेना धुरंधर बनाया था। सेना धुरंधर कहने का मतलब है सेना प्रमुख। यह प्रश्न हाल ही में पूछा गया है, रिपीट नहीं हुआ है ज़्यादा, ये प्रश्न बिल्कुल नया प्रश्न है। तो चिमना बापू को इन्होंने रतनपुर का सेना धुरंधर बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था, आनंदीबाई ने। ठीक, साथ ही सूबेदार महिपत राव के साथ में इनका सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। इसके अलावा इन्होंने राम टेकरी मंदिर में मूर्ति के सामने बिंबा जी की एक और मूर्ति का निर्माण करवाया, जो कि भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हुई थी। ठीक है, तो आनंदीबाई ने अपने पति की एक प्रतिमा का निर्माण करवाया है राम टेकरी मंदिर में। अगला है, आनंदीबाई ने ही रतनपुर के किले के भीतर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया है। आनंदीबाई के समकालीन मराठा शासक कौन कौन थे, बिंबाजी भोसले तो स्वयं इनके पति थे, तो इनको आप छोड़ देंगे तो भी इनके अलावा कौन कौन थे, बिंबाजी भोसले के अलावा चिमना जी और व्यमको जी। ठीक है, ये सभी लोग आनंदीबाई के जीते जी किसी न किसी क्षेत्र में शासन कर रहे थे। आनंदीबाई इनके पति थे बिंबाजी, और इनके अलावा जो मराठा शासन है वहाँ पे चिमना जी भोसले और व्यमको जी किसी न किसी क्षेत्र पे शासन कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, उमाबाई अपने पति की याद में सती हो गई थी। रमाबाई, इन्होंने पूरे शासन से इनका मोह भंग हो गया था और ये फॉरेस्ट में या वन में चली गई थी। इनके समय में प्रमुख पदाधिकारियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और खास करके घोड़ो महादेव के बारे में प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। घोड़ो महादेव ये इनके प्रशासकीय प्रमुख अधिकारी थे।
ठीक। और घोड़ो महादेव के ही जैसा ही एक और व्यक्ति था जो कि शुरुआत में इनके लिए प्रमुख अधिकारी का कार्य करता था। इनका नाम था दीवान नीलकंठ। ठीक है, दोनों का ही नाम एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, बिंबाजी भोंसले का प्रमुख अधिकारी कौन था? अब 4 नाम में से आप एक नाम पढ़ के रखेंगे, घोड़ो महादेव। तो बिल्कुल अगर आप इसको 1-2 बार रिवीजन करके जाएंगे तो ऑप्शन में से क्लिक कर जाएगा ये नाम आपके दिमाग में। ठीक है, तो घोड़ो महादेव बिंबाजी भोंसले के प्रमुख अधिकारी थे। इन्हीं को लेकर के नागपुर से रतनपुर आए थे और यहाँ पर इन्होंने ही पूरी शासन व्यवस्था संभालने में बिंबाजी भोंसले का सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंबाजी भोंसले के टाइम पे इस पूरे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में या रायपुर और रतनपुर वाले क्षेत्र में जितनी ज़मींदारियाँ थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। खास करके एक प्रश्न पूछा गया है कोरबा जमींदारी के बारे में। यहाँ पे जो भी ज़मींदारी थी वो राजा को टैक्स पे करते थे। ठीक है, लेकिन कोरबा के जो ज़मींदार थे इन्होंने टैक्स पे करने में आनाकानी किया और इसी के वजह से राजा और कोरबा के ज़मींदार के बीच में युद्ध हुआ है, जिसमें कोरबा के ज़मींदार जो है वो हार जाते हैं और इनकी ज़मींदारी को जब्त कर ली जाती है। हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, किसकी ज़मींदारी जब्त कर ली गई थी? तो कोरबा ज़मींदार की ज़मींदारी जब्त कर ली गई थी। ठीक, उसके बाद में बिंबाजी भोंसले के बाद में जैसे ही उनकी पत्नी का शासन समाप्त होता है तो चिमनाजी भोंसले यहाँ पर शासन संभालने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो चिमनजी भोंसले, इनका शासन था 1787 से लेकर के 1888 तक। ये बहुत लंबा शासन नहीं कर पाए थे। ठीक, चिमनाजी भोंसले एक्चुअली में बिंबाजी भोंसले के भतीजे थे और इनके बारे में यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण है। चिमनाजी भोंसले ने सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ये जितने मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार वाला टॉपिक है इनको आप चाहें तो जहाँ बुक में जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से इनको आप एक जगह पे इकट्ठा करके अगर रखेंगे, कहीं पे एक शीट में कोई कहीं एक नोट्स बना करके रखेंगे जितने मंदिर हैं और उनका निर्माण करने वाले, साथ ही उनका जीर्णोद्धार करने वाले, तो यहाँ से बहुत चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी, किसी प्रकार का डाउट क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चिमनाजी भोंसले के बाद में अगले व्यक्ति आए हैं व्यमकोजी भोंसले। व्यमकोजी भोंसले 1788 से लेकर के 1811 तक यहाँ पर शासन करते रहे हैं और अब यहाँ पे कुछ प्रशासनिक परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इनका शासनकाल। दूसरा है प्रशासनिक बदलाव। प्रशासनिक बदलाव में देखा जाए तो इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में सूबेदारी व्यवस्था शुरू कर दिया था। सूबेदारी व्यवस्था का मतलब है अपने एरिया को एक सूबे के रूप में या छोटे छोटे सूबे के रूप में बांटना और किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त कर देना जिसको कि सूबेदार कहा जाएगा। ये बिल्कुल ठेकेदारी जैसा है, एक एरिया बांट देंगे आप और उस क्षेत्र का ठेका किसी एक व्यक्ति को सौंप देंगे। इस प्रकार व्यमकोजी भोंसले ने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया है और उनके इस सूबेदारी व्यवस्था के अधीन कुछ सूबेदार नियुक्त किए गए हैं। मुख्य रूप से हमको 8 सूबेदारों के नाम यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला व्यक्ति है महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर 1788 से लेकर के 1790 तक सूबेदार रहता है। इसको हम इस क्षेत्र का प्रथम सूबेदार कह सकते हैं। इसके अलावा विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरी और सीताराम टाटिया, साथ ही यादवराव दिनकर, ये सभी इस क्षेत्र में अलग अलग समय में सूबेदार रहे हैं। इनका क्रम याद रखना है, क्रम से प्रश्न पूछा जाता है और किसी सूबेदार के समय में कोई अगर प्रमुख कार्य हुआ है वो प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक, सूबा शासन के दौरान ही कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जो कि छत्तीसगढ़ यात्रा पे आए हुए थे। इन्हीं को ही यूरोपीय यात्री कहेंगे और इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला है 1790 के समय में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था फॉरेस्टर। ये रायपुर आए थे और इसके बाद में एक व्यक्ति हैं J.T. ब्लंट। तो मिस्टर ब्लंट रायपुर आए हैं 1790 में, फॉरेस्टर आया है 1795 के आसपास में, मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे।
इन्होंने रायपुर और रतनपुर की यात्रा किया है। ठीक, इसके अलावा व्यमको जी भोसले के समय में छत्तीसगढ़ में साम्राज्य विस्तार किया गया। बस्तर और संबलपुर क्षेत्र को इन्होंने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया है। ठीक, अब अगले राजा होते हैं परसों जी भोसले। इन्होंने 1811 से 1816 तक शासन किया है। इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किसके समय में हुआ है? तो परसों जी भोसले। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है या किस रेफरेंस में ये प्रश्न पूछा गया है, इस चीज़ के मैंने इस बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने का प्रयास किया, पर कुछ एग्जैक्ट या कंक्लूजन यहाँ पर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो हाल ही में पूछा गया प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया है? तो आंसर मिला है परसों जी भोसले। एग्जाम में आंसर लिया गया है परसों जी भोसले, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो बस आप चाहें तो एक लाइन में क्वेश्चन और आंसर याद रखिएगा, स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना परसों जी भोसले ने किया है। बस अगला पूछा गया है अप्पा साहेब के बारे में, और परसों जी भोसले के बारे में एक और चीज़ है, परसों जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी काशीबाई, इन्होंने सती हो गई थी। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, दो राजा हैं जिनकी की पत्नियां जो है वो सती हुई हैं, याद रखिएगा। अप्पा साहेब यहाँ पे अगले राजा बनते हैं परसों जी की मृत्यु के बाद में। 1816 से 1818 तक इनका शासन था। असल में ये अप्पा साहेब जो थे वो स्वयं शासक बनने के लिए परसों जी की हत्या करवा देते हैं। ठीक, और परसों जी की हत्या के बाद में जब ये वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इनका शासन स्थापित होता है, तो इन्होंने इनके अधीन जो सूबा शासन चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने दो व्यक्तियों की नियुक्ति की है। एक है सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। इनके बारे में ऐसा लगता है कि ये शायद एक साथ आए होंगे, मतलब पार्टनरशिप में इन्होंने शायद सूबा मिला होगा, या फिर बहुत कम समय के लिए दोनों ही एक एक करके शिफ्ट हुए होंगे। तो 1817 में सखाराम हरी और सीताराम टाटिया दोनों ही छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में सूबेदार बन करके आए थे, और इस समय छत्तीसगढ़ में अप्पा साहेब का शासन था। इसके बाद में यादवराव दिनकर, इनको यहाँ पर सूबा सौंपा गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि अप्पा साहेब जब छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं, उसी समय अप्पा साहेब और अंग्रेजी सेना के बीच में यहाँ पर कुछ विवाद शुरू हो गए थे, और इनके बीच में एक लड़ाई छिड़ जाती है जिसको हम कहते हैं सीताबर्डी का युद्ध। सीताबर्डी कहाँ है? तो वर्तमान महाराष्ट्र में है सीताबर्डी। युद्ध में अप्पा साहेब हार जाते हैं और अप्पा साहेब को हटा करके यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मतलब छत्तीसगढ़ अब मराठों के कंट्रोल से निकल करके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, ब्रिटिशर्स जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है उनको कहा जाता था अधीक्षक या रेजिडेंट। तो ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति शुरू हो गई थी और अप्पा साहेब जो है वो शासन से हाथ धो बैठे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूरोपीय यात्रियों से संबंधित हैं। इनका एक लिस्ट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ये लिस्ट एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। मिस्टर लैंकी, महिपत राव दिनकर जो सूबेदार थे, इनके समय में आए थे, और इस समय शासन किसके हाथ में था? आनंदीबाई के हाथ में था। फॉरेस्टर यूरोपीय यात्री हैं, महिपत राव दिनकर के समय में छत्तीसगढ़ आए हैं, और शासक थे व्यमको जी भोसले। व्यमको जी भोसले के ही समय में एक और व्यक्ति हैं जेटी ब्लंट, और एक व्यक्ति हैं कोलब्रुक। ये सभी छत्तीसगढ़ की यात्रा किए हैं। राजा कौन है इस समय? व्यमको जी भोसले सूबे के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं अलग अलग लोग। महिपत राव दिनकर के समय में आए हैं फॉरेस्टर, विट्ठल दिनकर के समय में आए हैं जेटी ब्लंट, और केशव गोविंद के समय में आए हैं कोलब्रुक। ठीक है, तो अलग अलग राजा एक ही हैं, सूबेदार अलग अलग हैं, और यूरोपीय यात्री भी अलग हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका रिपीटेशन रेशो बहुत अच्छा है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जाम के नाम लिखे गए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये
लिस्ट याद रखिएगा, खास करके ये लास्ट के जो 4 नाम हैं इनको याद रखना है। अगला है सूबा शासन के बारे में। हमने अभी बात किया कि व्यंकोजी भोसले ने यहाँ पर सूबा शासन प्रारंभ किया था। इस सूबा शासन में अलग अलग व्यक्ति को सूबा या ठेका दे दिया जाता था। सूबेदार के रूप में इनका कार्य होता था यहाँ पर पूरा प्रशासन संभालना, टैक्स कलेक्ट करना, यहाँ के खर्च निकाल करके और बचा हुआ जो पैसा है वो राजा के पास या नागपुर भेजना। ठीक, तो सूबा शासन के अंतर्गत सबसे पहला व्यक्ति था जिसने शासन प्रारंभ किया था, ये है महिपतराव दिनकर। लेकिन सूबा शासन के बारे में प्रश्न और भी बनते हैं, जैसे कि सूबा शासन कब से कब तक चला है छत्तीसगढ़ में। इसको चलाया गया है 1788 से लेकर के 1818 तक। इसको कंट्रोल करने के लिए जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो था रतनपुर में। मतलब राजा कभी भी आएगा तो वो रतनपुर में रहेगा, राजधानी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस समय मुख्यालय था आपका रतनपुर। शुरू करने वाले राजा का नाम है व्यंकोजी भोसले, और व्यंकोजी भोसले के बारे में ही आप ये कहेंगे कि इन्होंने 1787 या 88 से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सूबा शासन का प्रारंभ किया है। ठीक, लेकिन सूबेदार का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहला सूबेदार कौन होगा? महिपतराव दिनकर। महिपतराव दिनकर के बारे में प्रश्न क्या क्या हैं? तो प्रश्न बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो अब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे महिपतराव दिनकर प्रथम सूबेदार, कार्यकाल कब से कब तक है? कहीं पे आपको 87 मिलेगा, कहीं पे 88 मिलेगा। तो 1788 से लेकर के 1790 तक इन्होंने यहाँ पर सूबेदार के रूप में काम किया है। प्रथम सूबेदार के रूप में इनकी ख्याति है, और इन्हीं के ही कार्यकाल में 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ या रायपुर पहुँचे थे। ठीक, और जैसे कि मैंने बताया था कि आनंदीबाई के साथ इनका सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था। एक तरफ आनंदीबाई सत्ता पे कंट्रोल करना चाहती थी, और दूसरी तरफ जो महिपतराव दिनकर हैं इनको खूब सारे अधिकार प्राप्त हो गए थे सूबेदार बनने की वजह से। ठीक है, तो एक सूबेदार के रूप में इनको सभी अधिकार प्राप्त थे, सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी, लगभग सभी अधिकार जो है वो सूबेदार को प्राप्त होते थे। और इसी वजह से जो राजा है और सूबेदार है इनके बीच में कभी कभी कह सकते हैं कि डोमिनेंस को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई थोड़ी सी होती रहती थी। और आनंदीबाई क्योंकि एक महिला थी, महिपतराव दिनकर एक पुरुष थे, तो दोनों के बीच में एक ईगो क्लैश भी हो रहा था। खैर, ये चीज़ें हमारे लिए इस वक्त महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न यही पूछा गया है कि आनंदीबाई का संघर्ष किस सूबेदार के साथ हो रहा था? तो महिपतराव दिनकर के साथ में। ठीक है, अगला है, एक और चीज़ है इनके बारे में, महिपतराव दिनकर के बारे में, इन्होंने रायपुर का जो प्रसिद्ध बूढ़ा तालाब है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कंक्लूजन में 5-6 पॉइंट याद रखिएगा। महिपतराव दिनकर शासन 1788 से 90 प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनके समय में फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था, आनंदीबाई के साथ संघर्ष हो रहा था, और इन्होंने ही बूढ़ा तालाब का निर्माण करवाया है। अगले सूबेदार हैं विट्ठलराव दिनकर। छत्तीसगढ़ में इनका कार्यकाल रहा है 1790 से लेकर के 96 तक। इनके समय काल में मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ आए हुए थे, और यही जो मिस्टर ब्लंट हैं वो रायपुर और रतनपुर की यात्रा तो करते ही हैं, उसके अलावा बस्तर भी जाने का प्रयास करते हैं। तो बस्तर में आपको पता है कि उस समय वहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने इन्हें राजा से मिलने से रोक दिया था। ठीक है, इसे ही हम भोपालपट्टनम का संघर्ष कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो विट्ठलराव दिनकर हैं इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का प्रारंभ किया। परगना का मतलब है पूरे एरिया को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देना। पूरा जो छत्तीसगढ़ है अगर उसको एक सूबा कहेंगे तो सूबे के अंदर छोटे छोटे एरिया या छोटे छोटे यूनिट्स डिवाइड करके, और वहाँ पे उन क्षेत्रों को परगना के रूप में अलग से ठेका दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे टैक्स वसूली करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि शासन का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, जो केंद्र में बैठा एक राजा है वो सब कुछ तो संभाल नहीं सकता। छत्तीसगढ़ इतना बड़ा क्षेत्र था और सभी जगह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, सैन्य वर्क, असैन्य वर्क या न्याय संबंधी वर्क, सब कुछ एक व्यक्ति जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब कार्यों का बंटवारा होना या क्षेत्र को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना शुरू किया गया है, और इसी क्रम में
इस क्षेत्र में परगना पद्धति की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो परगना पद्धति के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो विट्ठलराव दिनकर। अब प्रशासनिक सुधार के रूप में प्रश्न क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि विट्ठलराव दिनकर ने शुरू की थी। तो परगना पद्धति इन्होंने ही शुरू किया था। इसके अलावा इन्होंने 1790 में परगना पद्धति शुरू किया था, और ये जो व्यवस्था है, परगना पद्धति वाली जो व्यवस्था है 1818 तक लागू रही थी। ठीक, परगना का जो प्रमुख है, इसका जो डेजिग्नेशन था, जो पद नाम था, वो था कमाविसदार। परगना के प्रमुख को कमाविसदार कहा जाता था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है, इन्होंने पूरे क्षेत्र को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। छत्तीसगढ़ का जो भी एरिया था इनके शासन के अंतर्गत, उसको इन्होंने 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। साथ ही कुछ पोस्ट के नाम थे उनको भी चेंज कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो गांव में गौटिया होते थे उनका पद अभी भी वैसा ही बना रहा था। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, गांव में कौन कौन सा पोस्ट होता था, फिर जैसे जैसे हायरार्की बढ़ती थी तो कौन कौन से नए नए पोस्ट होते थे, इन सभी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने को मिलेगा। अगला है, इन्हीं के ही टाइम में, मतलब विट्ठल दिनकर के टाइम में बस्तर वाले क्षेत्र में भोपालपट्टनम का संघर्ष हो रहा था। अब थोड़ा सा दिमाग में कुछ चीज़ें इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा। विट्ठलराव दिनकर मराठा शासन के प्रतिनिधि हैं, सूबेदार के रूप में छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? रतनपुर और रायपुर इनके कंट्रोल में है। मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ अब किसके शासन के अंतर्गत है? मराठों के शासन के अंतर्गत है, जहाँ पे सूबा शासन लागू है। वहीं जो बस्तर संभाग या बस्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे किसका शासन है? अभी काकतीय वंश का शासन है। और काकतीय वंश के कुछ राजाओं के नाम हमने पढ़े हैं। उसी में से एक राजा है जिनके समय में ये मिस्टर ब्लंट हैं, वो बस्तर की यात्रा के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे आदिवासी थे उन्होंने मिस्टर ब्लंट को वहाँ की राजा से मिलने से रोक दिया था, और इसी को ही हम कहते हैं भोपालपट्टनम का संघर्ष। ठीक है, तो एक इवेंट किन किन चीज़ों से, उस समय की किन किन परिस्थितियों से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा अब माइंड मैप करते चलेंगे। तो भोपालपट्टनम का संघर्ष किसके समय में हो रहा था? विट्ठलराव दिनकर के समय में। लेकिन उस समय बस्तर क्षेत्र में किसका शासन था? काकतीय वंश का शासन था। ठीक, अगले व्यक्ति हैं भवानी कालू। भवानी कालू अगले सूबेदार बनकर के आए हैं। 1796 से 97 तक शासन किए हैं, सबसे कम अवधि तक इनका शासन रहा है। ठीक है, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं। अगले व्यक्ति हैं केशव गोविंद। केशव गोविंद 1797 से 1808 तक शासन किए हैं, और इनका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है एक सूबेदार के रूप में। केशव गोविंद के इस समय में एक और यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आते हैं घूमने के लिए। इनका नाम है कोलब्रुक। कोलब्रुक जो है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा करने के लिए आए हुए हैं, और केशव गोविंद ने संबलपुर, जो कि वर्तमान उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है, संबलपुर को जीत करके मराठा क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, मतलब मराठा क्षेत्र का विस्तार कर लिया है। इसके अलावा इन्हीं के ही समय में सरगुजा और छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का क्षेत्र है, सरगुजा रियासत और छोटा नागपुर रियासत के बीच में एक विवाद चल रहा था सीमा को लेकर के। इस सीमा विवाद को इन्होंने हल किया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है, किस आपके सूबेदार ने सीमा विवाद को सॉल्व किया था, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो केशव गोविंद के समय में सरगुजा और छोटा नागपुर क्षेत्र का सीमा विवाद सॉल्व कर लिया गया था। अगला है पिंडारियों के बारे में, एक बिंदु है पिंडारी के बारे में। पिंडारियों के आक्रमण की शुरुआत हुई थी केशव गोविंद के समय से। ठीक है, तीन चीज़ें आएंगी, तीन प्रश्न मिलेंगे आपको। पहला है पिंडारियों का आक्रमण किसके समय से शुरू हुआ था? पिंडारियों का आक्रमण या पिंडारियों का जो कह सकते हैं कि इनकी लूटपाट है, किस व्यक्ति के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंच गई थी? और तीसरा है किस व्यक्ति ने पिंडारियों का अंत किया था? ठीक है, तो पिंडारी के बारे में ये तीन बिंदु एक एक करके हमको मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। पिंडारी कौन है? उस समय कह सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप में लूटपाट करने वाले लोगों का समूह था, जिसको कि पिंडारी कहा जाता था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है पिंडारियों का आक्रमण किनके शासनकाल में शुरू हुआ है? तो केशव गोविंद के समय में शुरू हुआ है।
ठीक, ये क्या था, लुटेरों का झुंड था और इनका मुख्य निवास बताया गया है कि पेंड्रा क्षेत्र में था, जो आज के समय में बिलासपुर का आपका और पेंड्रा लोरमी का पठार जिसको हम कहते हैं, उसी क्षेत्र में गौरेला पेंड्रा मरवाही वाले क्षेत्र में ये निवास करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं कि 1806 से लेकर के 1810 तक छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कायम रहा था, मतलब इस समय यहाँ पर लूटपाट कर रहे थे। 1806 कहने का मतलब है केशव गोविंद का ही समय आएगा। 1808 में इनका 1797 से लेकर के 1808 तक यहाँ पे सूबेदार रहे हैं केशव गोविंद, और इसी बीच में 1806 में इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पिंडारियों का आक्रमण शुरू हुआ था। ठीक, लेकिन इनका अंत किसके समय में हुआ है, पिंडारियों का अंत किसके समय में हुआ है, यादव राव दिवाकर के समय में, सन 1818 में। ठीक, अगले जो सूबेदार रहेंगे इनका नाम है बिंकोजी पिंडरी और दिरो कुल्लूलकर। इनके बारे में वैसे कोई भी फैक्ट मिलते नहीं है, तो संभवतः इनका शासनकाल बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा, इसीलिए इनके बारे में कुछ खास फैक्ट्स मिलते नहीं हैं। अगले व्यक्ति हैं बीकाजी गोपाल, या इनको भीखा भाऊ भी कहते थे। इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, इनका उपनाम भीखा भाऊ के नाम से किस सूबेदार को जाना जाता था, तो बीकाजी गोपाल को। साथ ही इन्हीं के ही समय में पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, मतलब लूटपाट सबसे ज़्यादा हो रहा था बीकाजी गोपाल के समय में, और इन्होंने ही सरगुजा रियासत जमींदारी में जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में इन्होंने हस्तक्षेप कर लिया था। ठीक है, और साथ ही एक और चीज़ था, हमने इससे पहले पढ़ा था केशव गोविंद के बारे में। सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य जो सीमा विवाद चल रहा था, इसको समाप्त किया था, लेकिन वही सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ था, जिसको कि बीकाजी गोपाल ने फिर से सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि छोटा नागपुर और सरगुजा के बीच सीमा विवाद को किसने समाप्त किया था, तो जो पहली बार समाप्त हुआ था केशव गोविंद के समय में, वही हमारे लिए ऑथेंटिक आंसर है। बीकाजी गोपाल के बारे में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है। इनके बारे में क्या क्या पूछा गया है, इनका उपनाम पूछा गया है, पिंडारियों का चरम किसके समय पर था ये पूछा गया है, और सरगुजा रियासत जमींदारी में उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष चल रहा था, वहाँ पे हस्तक्षेप करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगले व्यक्ति हैं सखाराम हरि सीताराम टाटिया। 1817 से लेकर के 1818 या कहीं पे मिलता है कि सिर्फ 1817 तक, तो एक साल से भी कम समय में ये दोनों शासन करके यहाँ से चले गए थे। कुछ ज़्यादा यहाँ पर इनके बारे में फैक्ट मिलते नहीं हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है जो शायद पूछा गया है, सखाराम हरि की हत्या की गई है रतनपुर में ही गोली मार करके। ठीक है, इसके बाद आए होंगे सीताराम टाटिया, लेकिन ये भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाए थे और बहुत जल्दी इनको वापस जाना पड़ा था। अगले व्यक्ति हैं यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार हैं। ठीक है, और इन्होंने ही या इन्हीं के समय में ही पिंडारियों का अंत किया गया है। ठीक, इसके बाद में ब्रिटिश रेजिडेंट मिस्टर जेनकिंस ने सूबा पद्धति को समाप्त किया और इस पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षक या रेजिडेंट्स की नियुक्ति शुरू कर दिए थे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो सूबा शासन वाला पोर्शन था ये कंप्लीट होता है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हमने मुख्य रूप से मराठों के बारे में बात किया, मराठों का उदय छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से हुआ और यहाँ पे सूबा शासन किस तरीके से शुरू किया गया, कौन कौन से महत्वपूर्ण सूबेदार हुए, इस चीज़ की हमने यहाँ पर चर्चा कंप्लीट की है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश शासन के अधीन मराठा शासन के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।